Good morning, everyone. I, Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Welcome you all in this lecture series of subject Mechanical Engineering Material. And today's topic for discussion is normalizing and hardening heat treatment. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about full annealing, process annealing, stress relief annealing, recrystallization annealing, and spheroidized annealing. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe with neat sketches the specified heat treatment processes. Select relevant heat treatment process for the given material with a justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us discuss about the process normalizing. ये जो normalizing process है ये सेम है एज अ एनालिंग, बट इसका जो टेम्परेचर रेंज है या इसकी हीटिंग रेंज जो है ये एनालिंग से ज़्यादा होती है और इसे हम कूल करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। नॉर्मलाइजिंग में हम स्टील को एयर में कूल करते हैं, स्टील एयर में। तो आइए देखते हैं। So normalizing is similar to full annealing except steel is generally cooled in a steel air. Normalizing consists of heating steel to a temperature 40 to 55 degree above critical temperature and hold for some time, then cooling in steel air to a room temperature. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है स्टील को 40 से 55 डिग्री अबोव, मतलब 40 से 50 डिग्री किसके क्रिटिकल टेम्परेचर के, जो कि हमारा AC3 या ACM टेम्परेचर, उसे हम थोड़ी देर तक रखते हैं और फिर उसे हम रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं। इन सम स्पेशल केसेस cooling rates can be controlled by either changing air temperature or air volume. आफ्टर नॉर्मलाइजिंग द रिजल्टेंट माइक्रोस्ट्रक्चर शुड बी परलाइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मलाइजिंग होने के बाद हमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है वो है परलाइट। द टेम्परेचर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज मोर देन दैट ऑफ द एनालिंग, द होमोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट इंक्रीजेस। यहाँ पे टेम्परेचर का जो रेंज है एनालिंग से ज़्यादा है, इसलिए हमें ऑस्टेनाइट होमोजेनियस स्ट्रक्चर मिलता है and it results in a better dispersion of ferrite and cementite in a final structure। और इसकी वजह से हमें फेराइड और सीमेंटाइट का बराबर सहयोग मिलता है। Result is better dispersion of cementite in a final structure। So this is the diagram which shows the normalizing range। ये जो रीजन देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, दिस रेंज इज ए नॉर्मलाइजिंग रेंज, है ना। मतलब जो एनालिंग के लिए जो हमें टेम्परेचर लगता था उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन से डायग्राम इंडिकेट कर रहा है, तो नॉर्मलाइजिंग रेंज, दिस इज द नॉर्मलाइजिंग रेंज। अभी हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजिंग में ऐसे क्या विशेषताएं है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइजिंग? The grain size is finer in normalized structure than the annealed structure। इसका जो grain size होता है ये काफी फाइनर होता है as compared to the annealed structure। Normalized steels are generally stronger and harder than the annealed steel। जो normalized steel होती है ये hard रहती है, strong रहती है annealed steel के component से। Steels are soft in anneal condition and tend to stick during the machining। By normalizing, an optimum combination of strength and softness is achieved, which result in a satisfactory level of machinability in the steel। जैसे हम किसी मटेरियल को एनिल्ड करते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। पर जब हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस देते हैं
तो उसके स्ट्रेंथ और हार्डनेस में हम बराबर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजिंग की वजह से हम स्टील की मशीनेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मलाइजिंग इज द इफेक्टिव वे टू एलिमिनेट द कार्बाइड नेटवर्क। ना कार्बाइड को हमें अगर बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, तो हमें कंपोनेंट के ऊपर नॉर्मलाइजिंग करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, टू डिक्रीज द रेसिडुअल स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस को रिलीव करना, टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, टू रिफाइन द ग्रेन साइज ऑफ द स्टील, may achieve required strength and ductility in steel that is too soft or ductile for machining, improve structures in a weld, produces harder and stronger steel than the annealing, ये हमने देख चुके हैं, eliminate carbide network, ये भी हमने देखा है, and improve the engineering properties of the steel. So these are the various objectives of normalizing. अभी हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजिंग और एनालिंग में विशेष क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको तीन कॉलम दिख रहे हैं। एक कॉलम है आपका सीरियल नंबर का, एक कॉलम है आपका एनालिंग का, और एक कॉलम है आपका नॉर्मलाइजिंग का। सबसे पहले हम पर्पस देखते हैं। तो एनालिंग का जो पर्पस है, टू रिफाइन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड रिमूव द रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड टू इंक्रीज द डक्टिलिटी बाय रिड्यूसिंग द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। So this is the most purpose and objective of annealing. तो नॉर्मलाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट ए रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बिफोर हार्डनिंग। हार्डनिंग करने के पहले हमें एक रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर अगर चाहते हैं तो हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। टू रिड्यूस द सेग्रीगेशन इन कास्टिंग ऑफ फोर्जिंग टू हार्डन द स्टील स्लाइटली। दूसरा होता है कि एनालिंग में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, और नॉर्मलाइजिंग में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस ये ज़्यादा मिलती है। एनालिंग में ग्रेन साइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहता है, और नॉर्मलाइजिंग में ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्लाइटली लेस यूनिफॉर्म रहता है। एनालिंग के कंपोनेंट्स में इंटरनल स्ट्रेसेस कम रहते हैं, और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस ज़्यादा रहते हैं। एनालिंग में परलाइट जो मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परलाइट जो मिलता है वो कोर्स स्ट्रक्चर का मिलता है, और नॉर्मलाइजिंग में जो हमें परलाइट मिलेगा वो फाइन मिलेगा। जो एनिल्ड स्ट्रक्चर है उसे हम अगर देखना चाहते हैं तो हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, और इट इज़ यूजुअली अनरिवॉल्व विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इससे भी नहीं दिखता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। एनिलिंग इज मोर एक्सपेंसिव एट इट यूजेस द ओवंस। ओवंस में ओवंस लगते हैं इसको ठंडा करने के लिए, है ना। हमने देखा था एनिलिंग को हम फर्नास के अंदर कूल करते हैं, तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। और नॉर्मलाइजिंग ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में हम एयर में कूल करते हैं। और एक हम लिख सकते हैं एनालिंग में कि एनालिंग में हीटिंग रेंज कम रहती है, नॉर्मलाइजिंग में हीटिंग रेंज ज़्यादा रहती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो देखते हैं अभी एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे नॉर्मलाइजिंग के। सो फेरिटेटिक स्टेनलेस स्टील स्टैंपिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम नॉर्मलाइज स्टील का यूज़ करते हैं। निकेल बेस्ड अलॉय इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी नॉर्मलाइज है ना। जो निकेल बेस्ड अलॉय रहते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होंगे, उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग का यूज करेंगे। कार्बन स्टील में भी नॉर्मलाइज आफ्टर कोल्ड रोल टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस कॉज बाय द वर्क हार्डनिंग। जो होता है कार्बन स्टील, वो भी हम कोल्ड वर्क होने के बाद, जब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होंगे या कोल्ड रोल प्रोसेस होंगी किसी कंपोनेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। Discuss the next heat treatment process, that is hardening. हार्डनिंग बेसिकली क्या होता है? इसका जो कूलिंग रेट है बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है, एकदम फास्टर कूलिंग रेट होता है। उसके कारण क्या होता है, स्टील बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, उसको जो टाइम लगता है बहुत कम लगता है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आस्टेनाइट है वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है ना। आस्टेनाइट जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है,
मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्टेनसाइट बहुत हार्ड रहता है। मार्टेनसाइट कैसे रहता है? बहुत हार्ड रहता है। इसके वजह से हमें जो कंपोनेंट मिलता है, हमें जो स्टील मिलती है, सबसे हार्डेस्ट स्टील मिलती है। तो हार्डनिंग में हमें सबसे हार्डेस्ट स्टील मिलती है। ठीक है, क्योंकि मार्टेनसाइट बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखते हैं। तो हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट generally consists of heating to a hardening temperature 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड above the upper critical temperature। मतलब हार्डनिंग टेम्परेचर जो है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, उसके 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको स्टील को हीट करते हैं। होल्डिंग एट दैट टेम्परेचर, और उसे हम कुछ देर तक उसी टेम्परेचर पर रखते हैं। फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। यहाँ पे कौन सी कूलिंग होती है? रैपिड कूलिंग, यानी फास्ट कूलिंग होती है। कंपोनेंट को हम बहुत फास्टली कूल करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वेंचिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। और क्वेंचिंग हम कहाँ पे करते हैं? ऑयल, वाटर और साल्ट बाथ में। कहाँ पे करते हैं हम? ऑयल, वाटर एंड साल्ट बाथ में। हार्डनिंग टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ द नॉर्मलाइजिंग। और जो हार्डनिंग टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर के बराबर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। द हार्डनिंग टेम्परेचर डिपेंड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। हार्डनिंग का हमें टेम्परेचर कितना रखना है, वो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील जो है, हार्डनेस डिपेंड ऑन द कार्बन कंटेंट, है ना। प्लेन कार्बन स्टील हमने पढ़ा था, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो कार्बन कितना है उसके ऊपर हम हार्डनिंग की करेंगे। अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है, अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है तो उसे हम 30 से 50 डिग्री अबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हीट करेंगे, बराबर है, हाइपोयूटेक्टोइड। और अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है, अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है तो हम क्या करेंगे उसको 30 से 50 डिग्री अबो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग मैटर, ये आपने बराबर ध्यान में रखना है कि हाइपो रहा तो 30 से 50 डिग्री अपर, और हाइपर रहा तो 30 से 50 डिग्री लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और हार्डनिंग में हमें जैसे पता है कि वो बहुत हार्ड स्टील का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो जो कटिंग टूल्स है ना, अगर हमें किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल से काटना है तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टील जो रहेगी हमारे पास वो हार्डन स्टील रहनी चाहिए। तो कटिंग पार्ट्स या मशीन के जो पार्ट्स है जहाँ पे हमें हाई हार्डनेस की रिक्वायरमेंट रहती है, या हाई वियर रेजिस्टेंस का जहाँ पे हमें यूज़ होगा, वहाँ पे हम हार्डनिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं कि ये हार्डनिंग प्रोसेस हमें कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपको रेंज दिख रही है यहाँ पे, ये वाला जो रेंज है, बराबर है, दिस इज एन हार्डनिंग रेंज। हम कौन से रेंज बोलेंगे बेटा? हार्डनिंग रेंज, है ना। दिस इज एन हार्डनिंग रेंज। अभी हम देखते हैं कि हार्डनिंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या वेरिएबल्स, मतलब क्या किस चीज़ों के ऊपर हार्डनिंग प्रोसेस डिपेंड रहती है। पहला होता है हार्डनिंग टेम्परेचर। द स्टील शुड बी हीट ट्रीटेड टू ऑब्टेनिंग ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। मतलब ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हमें स्टील को हीट करना है। द लोअर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन अ लोअर हार्डनेस, है ना। जितना कम टेम्परेचर पे आप हीट करोगे उतनी हार्डनेस कम मिलती है, ड्यू टू इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू ए ऑस्टेनाइट, क्योंकि वहाँ पे ऑस्टेनाइट का जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होता नहीं है। If this temperature is too high, will also result in a lower hardness due to coarse grained structure। अगर हमने इसको टेम्परेचर को ज़्यादा भी रखा तो कोर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, और उसके वजह से उसकी हार्डनेस भी कम होती है। तो हम जब हीट ट्रीटमेंट करेंगे हार्डनिंग के बारे में, तो हमें टेम्परेचर का विशेष महत्व रहता है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा होता है सोकिंग टाइम। मतलब कितने टाइम तक हम उस स्टील को सोक करेंगे, मतलब होल्ड करके रखेंगे। Soaking time at a hardening temperature should be long enough to transform homogeneous austenite structure, है ना। जितना समय तक हम उसको पकड़ के रखेंगे तो हमें एक होमोजेनियस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है। Soaking time increases with the increase in the section thickness and the amount of allowing element being treated। नेक्स्ट होता है डिले इन क्वेंचिंग। After soaking, the steel is immediately quenched. Delay in quenching may reduce the hardness due to the partial transformation of austenite। तो जैसे ही हमारा होल्डिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, होल्डिंग का जो पीरियड है खत्म हो जाता है, उसके इमीडिएटली हमें क्वेंचिंग मीडियम में उस स्टील को इमर्स करना है। अदरवाइज जितना हम ज़्यादा डिले करेंगे उसके वजह से हमें हार्डनेस कम मिलेगी। ठीक है, तो आपने
डिले नहीं करना है जब भी हम क्वेंचिंग प्रोसेस के लिए जाएंगे। तब क्वेंचिंग मतलब रैपिड कूलिंग ऑफ ए स्टील। जब हम हार्डनेस पढ़ते हैं या हार्डनिंग पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म वहाँ पे आती है हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी मतलब क्या होता है, कितने डेप्थ तक, समझ लेते हैं कि हमारे पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है, रॉड है एक स्टील का, तो इसके कितने डेप्थ तक हार्डनेस है, कितने डेप्थ तक इसके हार्डनेस है। वो जो चीज़ है, वो जो प्रॉपर्टी है, उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, हार्डनेबिलिटी। चलो देखते हैं। तो हार्डनेबिलिटी ये हार्डनेस नहीं है ना, it is a qualitative measure of rate at which hardness decreases with a distance from the surfaces due to decrease martensite content, है ना। जितना हम स्टील के अंदर जाएंगे, जितना हम स्टील के सेंटर की तरफ जाएंगे, तो हार्डनेस कैसी कैसी कम होती जा रही है और हार्डनेस कहाँ कहाँ पे कितनी है, वह मेजर करने का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसे हम हार्डनेबिलिटी बोलते हैं। High hardenability means the ability of alloy to produce high martensite content throughout the volume of the specimen। मतलब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि पूरी की पूरी जो स्टील का जो कंपोनेंट है वह हार्ड है, उनकी लेवल जो है हार्डनेस की वो एक समान है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे मार्टेनसाइट का जो कंटेंट या मार्टेनसाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली हुआ है। हार्डनेबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टील alloy, ये केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड है। Addition of nickel, chromium and molybdenum will slow the transformation to other phases and allow more transformation to form। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें पूरा यूनिफॉर्म मार्टेनसाइट अगर चाहते हैं, स्टील में यूनिफॉर्म हार्डनेस अगर हम चाहते हैं, तो वी मस्ट ऐड निकल, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। Most heat treatable steels are alloy rather than plain carbon steel। इसलिए ही हम अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ताकि हम स्टील की जो है हार्डनेस अच्छे से अचीव कर सके। फिर हार्डनेबिलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है वो भी थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो वो क्वेंचिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, जो स्पेसिमन है मतलब जो स्टील का कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम हार्डनेबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं, और जो ज्योमेट्री है वो कौन से शेप का स्टील का कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे क्वेंचिंग मीडियम, कूल फास्टर इन वाटर देन एयर या ऑयल, है ना। फास्ट कूलिंग अगर हम करते हैं तो वार्पिंग और क्रैक्स भी आते हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हार्डनिंग के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है हार्डनेस बढ़ाना, इसमें नाम में ही दम है, हार्डनेस। टू हार्डन द स्टील टू रेजिस्ट द वियर, टू एनेबल स्टील टू कट अदर मेटल। जब इसकी हार्डनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दूसरे मेटल को इजीली कट कर पाएगा। टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, टफनेस एंड डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस एंड डक्टिलिटी। टू डेवलप द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ए नॉच डक्टिलिटी, इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी और डक्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो अगर हम ऐसे कोई कंपोनेंट में चाहते हैं तो हमें हार्डनिंग ये प्रोसेस करना पड़ेगा। लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। सबसे पहले जो होता है मशीन कटिंग टूल्स, steel drill bits, taps, lathe machine tools need to be much harder than the material they are operating on a order in order to be effective, है ना। तो कटिंग टूल्स बनाने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। नाइफ ब्लेड, जो भी कटिंग ब्लेड्स रहते हैं, हाई हार्डनेस ब्लेड की इन शार्प एजेस। बेरिंग्स बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आर्मर प्लेटिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, या एंटी फटिक मार्टेनसिटिक केसेस हार्डनिंग के लिए भी हम हार्डनिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। दीज आर दी बेसिक applications of hardening processes। These are the unit outcome achieved. Describe with the neat sketches the specified heat treatment processes. Select relevant heat treatment process for the given material with a justification. So let us revise the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the normalizing process and hardening process. And in hardening, we have discussed about the hardenability property. Okay.
So these are the program outcome that we have achieved after completion of this lecture. So these are the most commonly asked question in MSBT, that is describe the normalizing process, differentiate annealing and normalizing process, describe hardening process and define hardenability. So thank you very much. In next lecture, we have discussing about tempering, mar tempering and as tempering. So you हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Stay home, stay safe.